हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? होपफुली अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। As you know very well, nothing is permanent except change. Environment is dynamic and we have to change ourselves as per the changing environment. और आज का दिन है कि बदलते हुए एनवायरनमेंट की जरूरत को देखते हुए हमें वर्चुअली आना पड़ रहा है। तो कोई भी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा, और खासकर बिजनेस स्टडीज के लिए मैं बता देना चाहता हूँ आपको। तो 10 अप्रैल को सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल साइट पर एक नोटिफिकेशन अपडेट किया था। उसमें लिखा हुआ था कि ये कहना तो अभी पॉसिबल नहीं होगा कि एग्जाम कब है, लेकिन सीबीएसई ने ये जरूर बताया कि अगर एग्जाम होंगे तो 10 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, आपको नोटिस दे दिया जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पे जाकर के गो थ्रू कर सकते हो। पॉइंट नंबर 12 और पॉइंट नंबर 14 आपके लिए रेलिवेंट होगा। आज हम एक बहुत ही खास मकसद से वर्चुअली रूबरू हुए हैं। पिछले 5 सालों में आपने जो अपना ट्रस्ट हमारे ऊपर दिखाया है, मैं उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। आपने जो प्यार दिया है, और स्टूडेंट्स ने भी, चाहे वो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स हो, हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करता हूँ। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद हुए हैं, लेकिन टीचर पहले से कई गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और वो सब आप ही के लिए कर रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई का लॉस ना हो। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ऑफलाइन ही नहीं पढ़ते तो ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक रीजन मैं आपको दे चुका हूं कि टीचर्स आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पहले से कई गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आपकी भी दोस्तों यही रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी उसी एंथुसियाज्म के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे जिस लेवल से टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और दूसरा रीजन ये है कि अभी हमारे पास टाइम है, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, तो बाद में सिलेबस कवर अप नहीं हो पाएगा। अभी बहुत ज्यादा अच्छे से हम कवर अप कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये मानना होता है कि बिजनेस स्टडीज जैसा थियोरेटिकल सब्जेक्ट काफी ज्यादा बोरिंग है। मैं आपको बता दूं, इट इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट, रादर इट इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम कलरफुल नोट्स के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे से पढ़े हुए हैं, उन्हें पहले पता ही होगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। एक एक केस स्टडी के साथ हम पढ़ेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। वो सारी चीजें हम यहाँ पे बैच में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है जिनका एग्जाम कोविड-19 की वजह से अभी रुका हुआ है, या जो फ्रेशर बच्चे आए हैं अभी 11th से 12th में प्रमोट हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, I'm starting with the subject called as business studies. तो सबसे पहले कवरेज की बात कर लेते हैं। पूरे 12th क्लास में हमें मैनेजमेंट ही पढ़ना है। सीबीएसई ने हमारा सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए मैनेजमेंट और पार्ट बी मैनेजमेंट। लेकिन पार्ट ए वाले मैनेजमेंट में और पार्ट बी वाले मैनेजमेंट में फर्क है। पार्ट ए वाले मैनेजमेंट में हमारी टीम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो दिए गए हैं, लेकिन पार्ट बी में हमारे जो फाइनेंशियल्स होते हैं, हमारी जो मार्केटिंग कैंपेन होते हैं, तो हम सब उनको मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कवरेज की बात कर देता हूँ। वेटेज जो हमारे एग्जाम के लिए है वो 80 मार्क्स की है। 20 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है, 40 मार्क्स के लिए पार्ट ए है, 40 मार्क्स के लिए पार्ट बी है। अब हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं। पार्ट ए में हमारे जो है 8 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा जो आता है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा बिजनेस एनवायरनमेंट। चौथा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इस तरीके से हमारे ये 8 चैप्टर हो जाते हैं। बाद की जो 5 चैप्टर मैंने आपको बताए वो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। फिर हम पार्ट बी में मूव करते हैं। तो पार्ट बी में हमारे जो है 4 चैप्टर आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कंज्यूमर प्रोडक्शन, और दूसरा आता है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट, तीसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और चौथा आता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। तो ये 4 चैप्टर हमारे यहाँ पे बनते हैं। ओवरऑल हमारे पूरे सब्जेक्ट में पूरे 12 चैप्टर है। तो अब सवाल ये आता है, व्हाई वी नीड टू स्टडी बिजनेस स्टडीज। आपको क्या लगता है, जैसे हमने अकाउंट्स में अकाउंट्स पढ़ा, तो बिजनेस में हम क्या पढ़ेंगे? अरे सर, ये भी कोई पूछने की बात है? बिजनेस में हम बिजनेस पढ़ेंगे? तो आपको लगता है कि हम बिजनेस से रिलेटेड कुछ तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, तो क्या हम बिजनेसमैन बनने वाले हैं? ना ना, हम तो जॉब करने वाले हैं। तो मैं आपको आज दोनों ही आंसर बताऊंगा कि अगर हम जॉब करते हैं तो तब हमारे लिए इस सब्जेक्ट की क्या रेलिवेंसी है,
और अगर हम बिजनेस करते हैं तो इस सब्जेक्ट की हमारे लिए क्या रेलिवेंसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस को अगर हमें अच्छे ढंग से करना है तो ये सब्जेक्ट की जरूरत हमें पड़ने वाली है। हाउ कैन वी अचीव ऑब्जेक्टिव्स, हाउ कैन वी रन आवर बिजनेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये सब बातें हमें इसी सब्जेक्ट के माध्यम से सीखने के लिए मिलेगी। तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, बिजनेस तो हमारे पापा ने भी किया है, बिजनेस तो हमारे दादाजी ने भी किया है, तो हम क्यों पढ़े? वो तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहे, तो हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत क्या है? तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, वो जो हमारे पापा ने, हमारे दादाजी ने बिजनेस किया है और जो हम बिजनेस करने वाले हैं उसमें फर्क है। जो काम हमारे दादाजी ने 50 साल में किया है, हमारे पापा ने वो जितना पैसा 30 साल में कमाया है, वो हमें अगले 5 सालों में कमाना है। हर एक बिजनेस के पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज होती है। आप अपने सराउंडिंग में देखो तो बहुत सारे आपको बिजनेसेस मिल जाएंगे। जैसे आपके रूम में अगर CFL लगी हुई होगी तो वो फिलिप्स की लगी हुई होगी या हेवल्स की लगी हुई होगी, तो वो भी अपने आप में एक बिजनेस है। मेरे यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, वो भी किसी ना किसी कंपनी का है। लेट से सोनी कंपनी का है, तो वो भी अपने आप में एक बिजनेस है। आपके ऊपर फैन चल रहा है तो वो भी किसी ना किसी कंपनी का है। तो ये सब्जेक्ट इतना अच्छा है कि इस सब्जेक्ट को हम अपने चारों ओर फील कर सकते हैं। और आज तक दुनिया में जितने भी बड़े लोग बने हैं वो इसी सब्जेक्ट को यूज करके बने हैं, बिजनेस स्टडीज। नो वन कैन अचीव हिज ऑब्जेक्टिव बाय इग्नोरिंग दिस सब्जेक्ट। दिस सब्जेक्ट नीड टू बी कंसिडर इन इटसेल्फ। सारे कॉन्सेप्ट हमें इसी सब्जेक्ट से मिलते हैं। हमें अपने बिजनेस को प्लान कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करनी है एक्टिविटीज को, एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कैसे हायर करनी है, लोगों को लीड कैसे करना है, मोटिवेट कैसे करना है। जो हमने सोचा था, जो हमने टारगेट अपने सेट किए थे, जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हम इसी सब्जेक्ट से सीखेंगे। हमेशा एक इंसान केवल मेहनत से ही आगे नहीं जाता, उसके लिए हमें बुद्धिमत्ता की भी जरूरत पड़ती है, स्ट्रैटेजीज की भी जरूरत पड़ती है। और हर एक बिजनेस के पीछे कुछ ना कुछ अपने आप में स्ट्रैटेजी होती है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे कि आपने विजय माल्या का भी नाम सुना होगा, आपने मुकेश अंबानी का भी नाम सुना होगा। एक बिजनेस मॉडल वो था, एक बिजनेस मॉडल वो है। तो दोनों में फर्क है। फर्क किस चीज का है? हाउ वी कैन एलोकेट आवर रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमम मैनर। ये सब कुछ हमें यहीं पे सीखने के लिए मिलेगा। कैसे हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, कैसे हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे, वो सब चीजें हमें इसी सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ने के लिए मिलेगी, ताकि जब हम अपना बिजनेस करें तो वो सारी चीजें हमें पहले ही पता हो और हम अपने बिजनेस में वो सारी स्ट्रेटेजीज लगा सके जो हमने यहाँ पे सीखी है। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है वो बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए काफी इजी रहता है, क्योंकि उनकी फैमिली में जो बिजनेस होता है, उनके आसपास बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो उन्हें क्या लगता है कि हम वहां से देखेंगे, वहां से देखेंगे, वहां से देखेंगे और एग्जाम में जाके भर देंगे, और जबकि उल्टा ही हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम कोई पिद्दी बिजनेस की बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम बड़े बड़े बिजनेसेस की बात करने वाले हैं, कॉर्पोरेट्स की बात करने वाले हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे काम करती है, उनकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती है। रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, प्रैक्टिकल्स देखेंगे, और यही सब्जेक्ट है जो हमें बताएगा कि हम सिचुएशन एडवर्स होने के बावजूद भी कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा सकते हैं। मैनेजमेंट इसी का नाम है। मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस नोन एज मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता ही होगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बिजनेसेस ग्रो भी कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बना हुआ है। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो डाउनफॉल में जा चुके हैं। तो डाउनफॉल आने के बावजूद भी हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसी स्ट्रेटेजी लगानी है, कौन सी स्ट्रेटेजीज लगानी है, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को वापस से रन करा पाए, अपने बिजनेस में हम ग्रोथ लेके आ सके, अपने बिजनेस को हम जे कर्व पे लेके जा सके। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो ही हमें हेल्प कराएगी हमारे बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। अब हम बात करते हैं जॉब की। अगर आपका आंसर है कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़े या हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हम तो जॉब करने वाले हैं, क्योंकि नाम तो सब्जेक्ट का बिजनेस स्टडीज है, ये तो बिजनेस वालों के लिए जरूरी है, जो बिजनेस करेगा उसको ही पढ़ना पड़ेगा ये सब्जेक्ट। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप जॉब के लिए जाएंगे तो भी ये सब्जेक्ट आपकी लाइफ में इतना हेल्पफुल होने वाला है कि जिस कंपनी के लिए आप काम करोगे, जिस कंपनी को आप ज्ञान दोगे, वो भी तो तभी दे पाओगे ना जब आप यहाँ से सीख के जाओगे। क्योंकि कल चल करके आप बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में मैनेजर लेवल पे पोस्टेड होंगे, कोई CEO बनेगा, कोई CFO बनेगा, एग्जीक्यूटिव लेवल पे आओगे, आप टॉप लेवल पे आओगे, मिडिल लेवल पे आओगे। तो
कंपनी को स्ट्रैटेजीज की जरूरत होती है, जो फंक्शनल स्ट्रैटेजीज होती है, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज होती है, वो सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो वो आप तभी दे पाओगे ना जब आप यहाँ पे वो सारी चीजें अच्छे से सीख पाओगे कि प्लानिंग कैसे होती है, अलग अलग लेवल पे क्या क्या उसके फायदे होते हैं, कैसे कैसे वो वर्किंग में आती है, कैसे हम चीजों को इंटीग्रेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन हम कैसे डेवलप करते हैं, ये सारी चीजें हमें तभी पता चलेगी। तो अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो भी ये सब्जेक्ट आपके लिए इक्वली रेलिवेंट है कि जितना बिजनेस करने के लिए। अगर आप खुद का बिजनेस करोगे तो अपने बिजनेस में खुद की स्ट्रेटेजीज लगाओगे कि कैसे आपको परफॉर्म करना है, वो सारी स्ट्रेटेजी सीख करके। लेकिन अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो भी आपको सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक अच्छे मैनेजर तभी बन सकते हो जब आप एक कंपनी को फायदा करा के दोगे। अरे तुम खुद ही सोचो ना कि अगर एक कंपनी आपको 6 लाख रुपए का पैकेज देती है, 10 लाख रुपए का पैकेज देती है, 20 लाख रुपए का पैकेज देती है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो कंपनी आपको 20 लाख का पैकेज देगी वो आपसे 1 करोड़ तो कमाएगी, तभी तो आपको वो 20 लाख का पैकेज देगी। लेकिन अगर आप वो ही ज्ञान अपने लिए यूज करते हो, अपने बिजनेस में यूज करते हो, तो टर्नओवर आप कहीं ज्यादा कर सकते हो। लेकिन फिर भी खैर वो पॉइंट नहीं है। अगर आप जॉब भी करते हो तो जॉब के लिए भी आपको ये जो सारे टॉपिक्स है वो इक्वली रेलिवेंट है आपके लिए। तो चलिए अब इंडिया के टॉप 10 जो रिचेस्ट लोग हैं उनकी लिस्ट देख लेते हैं कि इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोग कौन कौन है। मोस्ट ऑफ द लोगों का नाम आपने सुना ही होगा। तो उनमें से सबसे पहले नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं मुकेश अंबानी जी। तो जैसे कि ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे फोर्ब्स की जो रियल टाइम बिलियनियर की जो लिस्ट है, वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट बिलियनियर्स है, मैंने उनकी लिस्ट खोल ली है यहाँ पे। और जो मुकेश अंबानी जी है वो वर्ल्ड में 16th नंबर पे आते हैं। तो इसमें एक चीज नोट करने वाली है, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है, ये देख रहे होंगे यहाँ पे आप, ये सोर्स है, यहाँ पे ये सब नाम आ रखे हैं और ये सारे सोर्स है। तो सोर्स में इनका है, मुकेश अंबानी जी का है पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस, राधाकिशन दमानी एंड फैमिली रिटेल इन्वेस्टमेंट, शिव नादर सॉफ्टवेयर सर्विसेज, उदय कोटक बैंकिंग, साइरस पूनावाला वैक्सीन, सुनील मित्तल एंड फैमिली टेलीकॉम, गौतम अडानी कॉमोडिटीज पोर्ट्स, लक्ष्मी मित्तल स्टील, दिलीप सांघवी फार्मास्यूटिकल्स, कुमार मंगलम बिरला कॉमोडिटीज। मैंने ये आपको टॉप 10 इंडिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट दिखाई है। एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे ये है कि इनमें से कोई भी बंदा जॉब करने वाला नहीं है, सबका है तो अपना बिजनेस है। तो यहाँ से एक चीज हमें सीखने के लिए मिलती है कि अगर हमें टॉप 10 में आना है, टॉप 100 में आना है, तो जॉब से तो नहीं आ पाएंगे हम, करना तो हमें अपना बिजनेस ही होगा। तो चलो देखते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि हर एक बिजनेस के पीछे हर एक बिजनेस टाइकून एक स्ट्रैटेजी लेके चलता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लान लगाता है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज करता है जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बड़े लोग हैं, ये जो रिचेस्ट लोग हैं, ये जो कह देते हैं वो बिजनेस स्टडीज बन जाता है। या आप ऐसे समझ लो कि जो बिजनेस स्टडीज में लिखा हुआ है वो ये सब लोग लगाते हैं। तो मुकेश अंबानी जी, इनकी जो नेटवर्थ है वो $51.2 बिलियन है। अरे क्या फर्क पड़ता है $51.2 बिलियन। जरा मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं। अभी अगर हम इनकी कैलकुलेशन करें तो $51.2 बिलियन की कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो 1 बिलियन में 100 करोड़ रुपीस होते हैं। और अभी डॉलर रहता है, और डॉलर की भी अगर मल्टीप्लाई करें, आजकल आई थिंक 75 के आसपास डॉलर का रेट चल रहा है। तो अगर हम आज की बात करें तो 51.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 75, तो ये हमारे बैठते हैं 3,84,000 करोड़ रुपीस। दोस्तों मैं 3,84,000 नहीं बोल रहा हूं, 3,84,000 करोड़ रुपए बोल रहा हूं। तो इतनी इनकी नेटवर्थ है। और ये इनका जो मेन सोर्स है इनकम का वो पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस है। वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस है। चलो, तो हम इस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताता हूं कि इस स्ट्रैटेजी कैसे लगाते हैं या कैसे यूज करते हैं। एक एग्जांपल, एक केस स्टडी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। आपने सभी ने देखा होगा कि अभी कुछ साल पहले मुकेश अंबानी जी ने जियो लॉन्च किया था, और आप सभी ने भी जियो के सिम लिए होंगे। आई एम श्योर कि आपने पक्का लिए होंगे, या आपने नहीं लिए होंगे तो आपकी फैमिली में किसी ना किसी के पास तो जियो का सिम होगा। और शुरू के कुछ दिन, कुछ महीने जियो सिम फ्री चलाया गया, जिसकी वजह से मार्केट में एकदम से डिमांड बहुत ज्यादा आई, क्योंकि फ्री की चीज तो सबको अच्छी लगती है। पहले लत लगी, और लत लगी तो वो गलत लगी।
और फिर हुआ क्या, आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी जी ने 99 रुपए की मेंबरशिप रखी थी, मेंबरशिप फी। काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट था रिलायंस जियो में, काफी काफी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था, लेकिन अंबानी साहब ने एक ही झटके में वो पैसे निकाल लिए। दिस इज हाउ वी हैव टू डू बिजनेस, वी हैव टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग एंड ऑल द थिंग्स। सो गाइज यहां से एक चीज समझने वाली है, और मैं अभी थोड़ा आगे और बात करूंगा। यही सेम स्ट्रैटेजी ये मुकेश अंबानी जी ने अभी लगाई है, यही सेम स्ट्रैटेजी शुरुआती दौर में बिल गेट्स ने भी यूज की थी। क्योंकि लोगों को जब एक चीज की आदत हो जाती है, वो उस चीज के यूज टू हो जाते हैं, तो फिर वो उसे छोड़ नहीं पाते। एक बार इंटरनेट की लत लगाई मुकेश अंबानी जी ने, अब लोगों को तो इंटरनेट चाहिए। अब तुम देखो, तुम्हारे पक्का याद होगा कि पहले क्या करते थे हम, महीने में 1 GB डेटा डलवाते थे, और वो आई थिंक 300 या 400 रुपए का डलता था, और हम उसको बहुत आराम आराम से यूज करते थे, बहुत मतलब यूज ही नहीं करते थे। और ये तो कह लो कि आप YouTube तो ना के ही बराबर यूज करते थे हम, लेकिन जब से जियो आया मार्केट में, तो हम YouTube एक दिन में हम 1.5-2 GB खर्च कर दे रहे हैं। 12 बजे तक मैसेज आ जाता है, यू हैव यूज्ड योर 50% मोबाइल डेटा लिमिट। तो आजकल हम इतना ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और इसकी वजह से हुआ क्या, जो मार्केट में रेट चल रहे थे 400-500 रुपए के, जो पर जीबी डेटा का जो रेट चल रहा था, वो धड़ाम से नीचे आ गए। चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो आइडिया हो, सबको अपने रेट्स नीचे करने पड़ गए, कम करने पड़ गए, ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजी, ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजी। दिस इज द move of competitor and we have to consider the move of competitor, then we have to go ahead। तो चलो आगे देखते हैं। मुकेश अंबानी के बारे में हमने डिस्कस किया, राधा किशन दमानी एंड फैमिली के बारे में बात करते हैं। आपने डी मार्ट का नाम सुना होगा। डी मार्ट एक इंडिया के अंदर काफी बड़ी रिटेल चेन स्टोर की एक चेन है। चलो फिर आगे बात करते हैं। शिव नादर, ये एचसीएल के फाउंडर है शिव नादर। उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक का नाम आपने सुना होगा। साइरस पूनावाला, ये साइरस पूनावाला वैक्सीन बनाते हैं, और इनका वैक्सीन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं करो, ऑल ओवर वर्ल्ड में बिकता है। वो तुमने सुना होगा कि 7 साल तक के बच्चे को बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं, तो उनमें से ही इनके वैक्सीन होते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं। और आपको तो पता ही है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इंडिया ने मन लगा करके एक ही काम किया है, वो है कि पॉपुलेशन बढ़ाई है। जितनी देर में अब मैंने आपको ये सब समझाया, इतनी देर में तो इनके लाखों कस्टमर्स तैयार हो गए होंगे, और ये तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, जबकि इनका वैक्सीन तो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। चलो आगे बात करते हैं सुनील मित्तल एंड फैमिली की। सुनील मित्तल एंड फैमिली, ये आपने भारतीय एयरटेल का नाम सुना होगा, ये उसी के मालिक है। गौतम अडानी, ये कमोडिटीज, पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, इन वगैरह में, इन बिजनेसेस में ऑपरेट करते हैं। लक्ष्मी मित्तल, ये स्टील के बादशाह है। वर्ल्ड में इनका काफी नाम है, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर ये प्रोडक्शन करते हैं तो स्टील का ये करते हैं। और इन्होंने आर्सिलर स्टील को परचेज किया था $32 बिलियन में। इनका जो बंगलो है वो लंदन में है, और वो वर्ल्ड का 4th सबसे महंगा बंगलो है। सबसे पहले नंबर पे जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव जो बंगलो है, वो मुकेश अंबानी जी का है, एंटीलिया, वो मुंबई में है। 27 फ्लोर्स है उसमें, और काफी बहुत एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट, दिलीप सांघवी, ये फार्मास्यूटिकल में ऑपरेट करते हैं। सन फार्मा का आपने नाम सुना होगा। सन फार्मा का नाम नहीं सुना तो रैनबैक्सी का तो नाम पक्का सुना होगा आपने, घर में जरूर यूज की होगी रैनबैक्सी वोलिनी, तो ये उसी के मालिक है। कुमार मंगलम बिरला, टॉप 10 में से एकमात्र ये ही वो शख्स है जो कि चार्टेड अकाउंटेंट है, लेकिन सीए होने के बावजूद भी इन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस चालू नहीं की, इन्होंने बिजनेस किया, और ये इंडिया के टॉप 10 में आते हैं। आगे हम देख लेते हैं। 11वें नंबर पे आते हैं हमारे अजीम प्रेम जी। काफी खुशमिजाज इंसान है, और बहुत ज्यादा चैरिटी भी करते हैं। अभी हाल फिलहाल में कोविड-19 से लड़ने के लिए इन्होंने 1125 करोड़ रुपए दान दिए हैं। अभी ये हमने इंडिया के टॉप 10 देखे, तो अभी हम देखते हैं वर्ल्ड के टॉप 10 लोगों में कौन कौन आते हैं। डू यू नो हु आर द रिचेस्ट पर्संस ऑफ द वर्ल्ड? चलो देख लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, ये फोर्ब्स की लिस्ट मैंने आपको दिखाई। अभी मैंने यहाँ पे इंडिया सर्च किया था, अभी मैं ऑल सर्च करूंगा यहाँ पे, देखते कौन आएगा। कैन यू गेस? ओ माय गॉड,
जेफ बेजोस, नाम तो सुना ही होगा आपने। जी हाँ, ये अमेजोन के मालिक है जेफ बेजोस, और इनकी नेटवर्थ है 145.1 बिलियन डॉलर। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मैंने आपको बताया था 1 बिलियन में 100 करोड़ रुपीस होते हैं, और अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो फर्दर आपको 75 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं जो फिगर आएगी वो करोड़ में आएगी। बिल गेट्स काफी सालों से ये वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन रहे थे, लेकिन अब इनकी जगह जेफ बेजोस ने ले ली, और इनकी अभी करंटली जो नेटवर्थ है वो 103.8 बिलियन डॉलर है। बिल गेट्स बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप गरीब फैमिली में पैदा हुए हो तो ये आपकी मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब फैमिली में मरते हो तो ये आपकी मिस्टेक है। इफ यू आर बोर्न इन पुअर फैमिली देन इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई इन द पुअर फैमिली देन इट्स योर मिस्टेक। सो दोस्तों, बिल गेट्स के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेटेजी मुकेश अंबानी ने लगाई, तो आज से लगभग 30-35 साल पहले वो स्ट्रेटेजी यूज की थी बिल गेट्स साहब ने। तो इन्होंने क्या किया, जो काम हम आज नहीं कर पाते, कहने का मतलब मेरा यह है कि हम आज भी ठीक से कंप्यूटर चला नहीं पाते, ये इंसान आज से 45 साल पहले कंप्यूटर हैक कर चुका था। सोचो कितना माइंडेड होगा। और इन्होंने शुरुआती दौर में एक कंप्यूटर हैक किया था, जिसकी वजह से इन्हें कॉलेज में से निकाल दिया गया, और इन्होंने फिर डॉस बनाया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और इन्होंने शुरुआत में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा, और लोगों ने उसे यूज किया, लोगों को अच्छा लगा। आजकल हम माइक्रोसॉफ्ट की विंडो तो यूज करते ही है, 90% वर्ल्ड की मार्केट इन्होंने ही कैप्चर करके रखी है। कहने का मतलब ये है, अगर वर्ल्ड के अंदर 100 लैपटॉप्स बिकते हैं तो 100 लैपटॉप्स में से 90 विंडो माइक्रोसॉफ्ट की डलती है। तो अभी सोच सकते हो आप कितना बड़ा बिजनेस इनका है। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं, वर्ल्ड के जो थर्ड रिचेस्ट पर्सन है वो है बर्नार्ड आर्नोल्ट एंड फैमिली। आपने लुई वितो का नाम तो सुना ही होगा। काफी सारे इनके ब्रांडेड ब्रांड्स आते हैं, जिनको पहन करके, जिनको यूज करके कस्टमर अपने आप को प्राउड फील करता है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं वॉरेन बफेट। ही इज द फादर ऑफ इन्वेस्टिंग, और इनकी नेटवर्थ है 73.5 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे आते हैं मार्क जुकरबर्ग। ये इंसान के बारे में तो आपने सुना ही होगा, फेसबुक हम सब लोग यूज करते हैं। ये इंसान ने अपनी 30 साल की जिंदगी में वो करके दिखाया है जो इंसान अपनी 3 जनरेशन में नहीं कर पाता। 3 जनरेशन का मतलब है लगभग 180 साल। ये इंसान ने 30 साल की उम्र में वो करके दिखाया, एक अपना बड़ा नेटवर्क बनाया। आजकल हम सब लोग फेसबुक यूज करते हैं, कितना ज्यादा एंगेज रहते हैं या कितना ज्यादा हम टाइम वेस्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, वो आपको भी पता है। नेक्स्ट है लैरी एलिसन। आपने ओरेकल सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, जो बैंकिंग कंपनीज के लिए यूज होता है। इनकी नेटवर्थ है 66.5 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट आते हैं स्टीव बाल्मर। ये यूनाइटेड स्टेट्स से है, और ये माइक्रोसॉफ्ट के पहले फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं। नेक्स्ट है एमेंसियो ओर्टेगा। आपने जारा का नाम तो सुना ही होगा, काफी महंगा ब्रांड है, और ये वर्ल्ड के 8th नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट है लैरी पेज। ये इंसान ने गूगल को फॉर्म किया था, गूगल इनकॉर्पोरेशन को 1998 में। नेक्स्ट है जिम वॉल्टन। ये वॉलमार्ट ग्रुप के मालिक है, और इनकी नेटवर्थ है 57.1 बिलियन डॉलर, और ये वर्ल्ड के 10th नंबर पे आते हैं। आपने बेस्ट प्राइस का नाम सुना होगा, बेस्ट प्राइस, सस्ते से भी सस्ता। इनकी स्ट्रैटेजी रहती है कि ये बल्क में परचेज करते हैं। जो चीज आपको मार्केट में 100 रुपए की मिलेगी, इनके स्टोर पे आपको वो 90 रुपीज में मिल जाएगी, क्योंकि ये जिस भी प्रोड्यूसर से परचेज करते हैं उससे बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं, और वो किसी और को नहीं बेच सकता। बेस्ट प्राइस की हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही है कि वो गुड्स को बल्क में परचेज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। लेट्स से दिस इज अ हेडफोन, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस हेडफोन इज रुपीज 700, and the market price of this headphone is rupees 1200. You know very well what is the profit. The gap between cost and market price is known as the profit, that is 500. Let's say बिग बाजार वाले इसको प्रोड्यूसर से खरीद के लेके आते हैं, तो ये उन्हें 700 रुपए में पड़ेगा। अब वॉलमार्ट वाले जाते हैं, यानी कि बेस्ट प्राइस वाले, वो परचेजिंग के लिए जब जाते हैं तो वो बल्क परचेजिंग के लिए जाते हैं। अब वो प्रोड्यूसर से इसका प्राइस पूछते हैं, वो बोलते हैं साहब 700 रुपए। वो बोलते हैं कितना प्रोड्यूस करते हो? बोले क्या मतलब? बोले पूरे साल में कितना बनाते हो? बोले साहब बहुत बनाते हैं हम तो। बोला फिर भी कितना बनाते हो? बोले साहब हम साल में 1 लाख यूनिट बनाते हैं। बोले सारी हमारी।
अगले साल भी कुछ बनाने वाले हो क्या? अब आप एक बात बताओ, इतना बल्क में परचेज करेंगे, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिलेगा, तो फिर रेट तो नेगोशिएट होगा ही ना। से यस और नो? बिल्कुल पक्की बात है, रेट तो नेगोशिएट होगा। अब ये बोलते हैं अब बताओ रेट कितना है। बोलते हैं साहब वैसे तो 700 में दे देते हैं हम, लेकिन अगर आप सारा परचेज करोगे तो आपको 650 में मिल जाएगा। बोले हाँ, 650 में नहीं, 550 में। बोले डील डन कर, और अगले साल भी इस साल भी जितना प्रोड्यूस करेगा वो सब हमारा। और ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि किसी दूसरे को बेचने का ही नहीं है, और अगर बेचेगा तो 700 से कम नहीं बेचेगा। तो अब तुम सोचो, जो हेडफोन इनके स्टोर में 550 का आ रहा है, तो इसको इजीली 700 800 में भी बेच सकते हैं, 1000 में भी बेच सकते हैं, पर प्राइस कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप सोचो बाकी जो दूसरा सेलर है, वो इसकी कॉस्ट ही उसके लिए 700 रुपए की कॉस्ट आ रही है, तो अब वो तो 700 से ज्यादा का ही बेचेगा, और ये तो 700 का भी बेच सकते हैं। दैट्स वाई ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है कि ये अपने बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी स्ट्रैटेजी हमें अपने पूरे सिलेबस में पढ़ने के लिए मिलेगी, पूरे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मेरा फेवरेट है। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो मैं अब अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। आई होप आपको आज पता ही चल गया होगा आज की इस वीडियो से कि ये सब्जेक्ट हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ, रियल लाइफ, दिस सब्जेक्ट इज वेरी हेल्पफुल टू अस, बिकॉज ये सब्जेक्ट ही है जो हमें यहाँ से यहाँ लेके जा सकता है। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं भी बताऊंगा आपको कि कैसे इस सब्जेक्ट को मैंने अपनी लाइफ में यूज किया, और जो कुछ भी मैं आज हूँ वो इसी सब्जेक्ट की वजह से हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूले। अपने अभी सारे ग्रुप्स में भेजे, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, बिकॉज इस वीडियो को बनाने में हमारी पूरी टीम की काफी मेहनत लगी है और माइंड भी लगा है। जैसे कि आपको पता ही है कि मैनेजमेंट हमको लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट सिखाती है कि हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेके आ सकते हैं। तो हमने लॉकडाउन के दौरान लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे आए, हमने वो सभी रिसोर्सेज को यूज करके अपने इस सब्जेक्ट को यहाँ पे भी लगाया है, और हमने कोशिश की है कि आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट जा सके, अच्छी से अच्छी वीडियो जा सके। और दोस्तों हमारी अगली वीडियो अब जब आएगी, जब इस वीडियो पे हमारे 100 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाएगा। होपफुली आप ये टारगेट बहुत जल्दी पूरा कर दोगे। और मैं आपको बता दूं ये चीज मैंने नीरज सर से सीखी है, क्योंकि आपके लाइक्स हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हैं, और हमें पता भी चलता है कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। दिस इज इनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।